नमस्कार मित्रों, दीर्घ संधि पढ़ रहे थे हम, ठीक है ना। चलिए, दीर्घ संधि के अंदर आ और ई को मैंने पढ़ा लिया था। ओके, अब हम बात कर लेते हैं ओ वाली। एक शब्द है प्रतीक्षा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन इच्छा में ई कैसी? शाबाश। और प्रतीत में संधि विच्छेद करे तो प्रतिधन इत, ई कैसा? छोटा। शाबाश, बिल्कुल सही है। आपने जो चीज मैं सिखा के गया उसको अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब हम बात करते हैं जो पार्ट है हमारा, तीसरा पार्ट है। इसके बाद आपको टेस्ट भी लूंगा दीर्घ संधि का आज पढ़ाने के बाद, ठीक है। अभी लिखना नहीं है। तीसरा जो पार्ट है वो बड़े ऊ वाला है, कैसे बनता है उसके लिए हम बात करें। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है इस साइड आपके वे सभी ध्वनियां जिसके अंदर छोटे ऊ को हम बोलते हैं, यानी कि छोटा ऊ आना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे उपसर्ग है उनकी मात्रा कैसी होती है? छोटी। तो देखिए, ये एक उपसर्ग है सु, आगे मैं पढ़ाऊंगा, और एक और उपसर्ग है अनु। ये दोनों में ऊ की मात्रा कैसी है? छोटी। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे जिसमें ऊ छोटा आता है, जैसे हम बात करें तो एक शब्द है हमारा लघु, ठीक है। एक शब्द है मनु, ठीक है। एक शब्द है भानु, भानु का अर्थ होता है सूर्य। और एक नया शब्द सीख लीजिए, अब ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, विदु। विदु का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा, ठीक है। इसके अलावा एक शब्द जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, मंजू, इसका अर्थ होता है सुंदर, और इसमें ऊ कैसा आता है हमारा? छोटा। इसके अलावा देखिए एक शब्द है परमाणु, परमाणु कौन सा ऊ है? छोटा। इसमें शिशु, छोटा ऊ आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये र और र के अंदर ये छोटा ऊ है, ये गुरु, गुरु में रू कैसा आता है? छोटे ऊ की मात्रा आएगी, बड़ा भी दिखेगा अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन वो संधि की वजह से बनता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए और भी शब्द आएंगे। एक शब्द है विभू, ये भी ऊ कैसा है इसमें? छोटा, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये है सिंधु, और ये एक शब्द है कटु। इन सब में ऊ की मात्रा कैसी आ रही है? छोटी। इसी प्रकार हम बात करें बड़े ऊ की, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा ऊ, जैसे देखिए ये है भू, भू का अर्थ होता है पृथ्वी। अब जब भी इससे शब्द आए तो इसका मतलब हम पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये एक नदी का नाम है सरयू, सरयू, ठीक है। अयोध्या जिसके किनारे बसा हुआ है वो नदी कौन सी है? सरयू। इसके अलावा ये एक शब्द है चमू, ये आरपीएससी में आया हुआ है, ठीक है। इसको भी पढ़ाऊंगा। चमू का अर्थ होता है सेना, चमू का अर्थ क्या होता है? सेना, ये ध्यान रखना। इसमें वो कैसा आ रहा है? बड़ा। और ये एक शब्द है वधु, वधु यानी बहू, है ना। उसको भी ऊ की मात्रा कैसी आ रही है? बड़े। तो यानी ये कुछ ऐसे शब्द है जिनकी मात्रा कैसी है? बड़ी, और ये कैसे हैं? छोटे। इसी प्रकार हम बात करें राइट हैंड साइड वाले शब्द, राइट हैंड साइड, वे जो छोटे ऊ से आरंभ होंगे, जैसे एक शब्द है उक्ति, उक्ति का अर्थ होता है बात, कथन, है ना। और यहां एक बात कर लेते हैं, और ये है उदय, उदय में ऊ कैसा आता है? छोटा। इसी प्रकार ये एक शब्द है उल्लास, उल्लास में ऊ कैसा आता है? छोटा। इसी प्रकार ये उत्सव, ऊ छोटा। ये उद्योग, उद्योग में ऊ कैसा? छोटा। इसी प्रकार उपभोग, यहाँ पे भी ऊ कैसा आएगा? छोटा। इस प्रकार छोटे ऊ से आरंभ होने वाले वो हम सब इसी में लिखेंगे। बड़े ऊ से आरंभ होने वाले जैसे ऊर्जा, ऊर्जा में ऊ कैसा? बड़ा। इसी प्रकार ऊष्मा, ऊष्मा में ऊ कैसा? बड़ा। इसी प्रकार ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का मीनिंग होता है ऊंचा, ऊर्ध्व का मतलब क्या होता है? ऊंचा।
और ये ऊर्मी, और ऊर्मी का अर्थ होता है लहर। ऊर्मी का अर्थ क्या होता है? लहर। लहर, ये कुछ शब्द ऐसे हैं, ऊर्जा, ऊष्मा, ऊर्ध्व, ऊर्मी। बाकी और कोई आएंगे तो हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम उदाहरणों की तरफ चलते हैं। जैसे ये एक शब्द है सु, और इधर आ गया उक्ति। ठीक है, ऊ और ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ, और ये बनेगा सुक्ति। ध्यान रखना, ये शब्द आपको उपसर्ग में भी पूछेंगे कि सुधन उक्ति से क्या बनता है? सुक्ति। और सुक्ति में कौन सा उपसर्ग है? सु उपसर्ग है। उक्ति यानी कथन, सु यानी अच्छा, यानी जो कथन अच्छे होते हैं, नीतिगत होते हैं, व्यवहार में हमारे काम में आते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? सुक्ति कहते हैं। ध्यान रखना। इसी प्रकार कटुक्ति एक शब्द होता है, यह है कटु यानी कड़वा, और उक्ति यानी कथन, कड़वा या कड़वी कह सकते हो, कड़वी बातें, और ये बनेगा कटुक्ति। क्या बना? कटुक्ति। कटुधन उक्ति से क्या बन गया? कटुक्ति। इसी प्रकार आगे कुछ और शब्द ले लेते हैं। ये एक शब्द है लघु। देखो लघु में ऊ कैसा आ रहा है? छोटा। और इधर आएगा उत्तम। अब ऊ और ऊ मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ, और ये बनेगा लघुत्तम। इस तरीके से बनेगा लघुत्तम, ये इस तरीके से। और अब हमें शब्द नया मिला है, तो यहां हमें एक शब्द लिख लेना चाहिए उत्तम। इसी प्रकार एक शब्द है उत्तर, तो ऊ छोटा आता है ना, तो ऐसे ऐसे शब्दों को संकलन करते रहे। ठीक है, लघुतम उत्तम क्या बना? लघुत्तम। आपने पढ़ा होगा एलसीएम वगैरह वो आते हैं ना, लघुत्तम समापवर्तक, तो लघुधन उत्तम क्या बना? लघुत्तम। इसी प्रकार आगे कुछ और शब्द लेते हैं। ये शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं पेपर बनाऊंगा तो ऐसे ये प्रश्न जरूर दूंगा। क्या शब्द है? गुरु उपदेश। जिन्होंने संधि नहीं पढ़ी है, केवल ऐसे ही जाएंगे, वो पहला ऑप्शन ये देख करके राइट करके आ जाएंगे। ये है गुरु, और ये आ गया उपदेश, क्योंकि गुरु उपदेश में दो ही शब्द हमें मूल नजर आ रहे हैं, गुरु और उपदेश। परंतु ये अशुद्ध है, क्योंकि गुरु में रू कैसा आता है? छोटा। तो ध्यान रखना, ये ऑप्शन ये आपको टेस्ट में भी देने वाला हूं मैं, लेकिन वहां आपको पहला ऑप्शन राइट नहीं करना, अंत तक जाना। ये र आ गया छोटा, ये बना गुरु, और इधर आ गया उपदेश। तो अब देखिए, ये ऊ और ये ऊ मिलकर के क्या बनाएगा? बड़ा ऊ, इसलिए यहां बड़ा ऊ बना। बाकी गुरु में मात्रा कैसी आती है? छोटी आती है। ये संधि की वजह से बड़ा बन गया। गुरुधन उपदेश क्या बन गया? गुरु उपदेश। इसी प्रकार देखिए और ले लेते हैं अपन। ये एक शब्द है सरयू। सरयू नदी का नाम है, और ये उर्मी, और उर्मी का अर्थ क्या होता है? लहर। ऊ और ऊ मिलेगा क्या बनेगा? बड़ा ऊ, और ये बनेगा सरयूर्मी। इसका अर्थ हुआ सरयू नदी की लहरें। इसका मीनिंग क्या हुआ? सरयू नदी की लहरें। सरयू उर्मी, सरयूधन। अगर ये लहरें छोटी छोटी हो तो उसे क्या कहेंगे? लघु उर्मी, और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा लघु, और इधर आ जाएगा उर्मी। लघुधन उर्मी से क्या बनेगा? लघु उर्मी। अब जैसे एक शब्द आ गया, मान लीजिए परीक्षा में, परमाणु ऊर्जा। क्या आ गया? परमाणु। तो हमें पता है कि इसमें मूल शब्द क्या है? परमाणु। और परमाणु में मात्रा कैसी है? छोटी। और हमें यह पता है कि ऊर्जा में वो कैसा आता है? बड़ा। बस ये हो गया इसका संधि विच्छेद। अब ऊ और ऊ मिलके क्या बनेगा? बड़ा। तो परमाणु ऊर्जा शब्द बन गया, परमाणु धन ऊर्जा से बन गया परमाणु ऊर्जा। इसी प्रकार से देखिए, ये एक शब्द है भानु। भानु कहते हैं सूर्य को। ठीक है, और इधर आ गया उदय, और क्या बनेगा? भानुदय। अर्थात सूर्य का उदय होना क्या कहलाता है? भानुदय। जैसे ये एक शब्द, क्या शब्द है ये? वधुल्लास। क्या शब्द है? वधुल्लास। किसी को यूं पूछो, यूं सामान्य अर्थ में क्या अर्थ निकाल देगा वो? वधुल्लास। किसी वधु की कोई लाश पड़ी हुई है, पर ये वधु की लाश नहीं है, ये ध्यान रखना। इसमें मूल जो ध्वनि है वो है वधु, और ये है उल्लास। उल्लास, वधु के आने पर उल्लास। वधु के आने पर सर्वाधिक उल्लास, सबसे ज्यादा खुश, सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन रहता है? ये रेड जैकेट वाले भैया बताएंगे। बताओ कौन रहता है?
अरे घर में बहू शाबाश, बताओ। खुश तो सभी होते हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात कही है। आप बताओ सर, आप बताओ, वधु आने पर सर्वाधिक उल्लास कौन रहता है, खुश कौन रहता है? हाँ यस, दुल्हा, वेरी गुड, शाबाश। किसने कहा ये? शाबाश, बहुत बढ़िया। आप बताओ सर, बहू बैठ जाओ, बहू आने पर, वधु आने पर सर्वाधिक खुश कौन रहता है? सांस रहेगी। ओके, ये कह रहे सांस रहेगी, चलो बहुत बढ़िया। चलो, जब तक सांस है, जब तक सांस रहेगी। हाँ, आप बताओ सर, कौन रहेगा? वधु आने पर सर्वाधिक उल्लास किस में दिखता है? हा? वर में। शाबाश, सही कह रहे हो, बहुत बढ़िया। आप बताओ। हा? वर में। हाँ सही। हाँ, सारे वर। हाँ, वर कितने खुश हो गए देखो। चलिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखो, वधु आने पर सर्वाधिक उल्लास होता है बच्चों में। हाँ, अब आप कहोगे सर ये ऐसे कैसे, तो मैं बता रहा हूं, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है, लगभग बात 1996 97 के करीब की होगी, जब मैं किसी के विवाह में गया था शादी करवाने के लिए। तो मैंने 10 साल कर्मकांड पंडित का काम किया, ठीक है ना। तो पहले शादी कराना, पंडित लोग करवाते हैं शादी, ठीक है ना। तो नांगल वगैरह ऐसे काम। हाँ, अब नहीं करता, मैंने छोड़ दिया सब, ठीक है ना, क्योंकि अब हाँ हाँ ऐसे आ जाएंगे, बाकी नहीं हो तो शादी कराने। तो मैंने ये चीज अनुभव की, इसलिए बता रहा हूँ आपको कि वधु के आने पर सर्वाधिक उल्लास बच्चों में होता है। अब आप कहोगे सर ये बात समझ में नहीं आई, तो देखिए, जिस लड़की की या जिस लड़के की शादी हो रही है, अभी वर्तमान संदर्भ में बात करते हैं, शायद अपवाद स्वरूप कोई ऐसा विरला ही होगा जिसने लड़की को नहीं देखा या लड़की ने लड़के को नहीं देखा। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं, बाकी जनरली एक दूसरे को देखते भी हैं, बातें भी होती है, घर परिवार वाले इवन फोटो भी दिखा देते हैं, ये लड़की है, ये लड़का है। बात सब आजकल तो प्री वेडिंग होने लग गई है, वेडिंग है ना, तो एक दूसरे को जानते हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। तो वर जिससे शादी करने जा रहा है उसको पता है मैं किससे शादी करने जा रहा हूं, उसके परिवार वालों को भी पता है, लेकिन सिर्फ बच्चे ऐसे होते हैं जो अनभिज्ञ होते हैं इस बात से कि ये जो इतना 2-2, 3-3 फीट घूंघट निकाल करके लाई है, या लेकर के जिसको हम लेकर आए वहां देखते हैं, ये आखिर नमूना है कौन, है ना। हाँ, सच बात बता रहा हूं मैं। वो बेचारे घूमते ही रहते हैं कि आखिर कब शकल दिखे इनकी। हाँ, वो खूब घूमते रहते हैं, शकल नजर ही नहीं आती, क्योंकि अपने राजस्थान में तो कल्चर ऐसा है कि वो घूंघट निकाल करके आते हैं। आजकल थोड़ा कम हो गया, बाकी मैं जो बात बता रहा हूं क्योंकि मैंने अनुभव किया, देखा, इसलिए बता रहा हूं। तो हुआ ये कि एक समारोह में मैं गया हुआ था, और वहां इतना इतना फिट, वो क्या बोलते हैं, 2-2, 2.5 फीट घूंघट निकला हुआ था। वधु आ रही थी और बच्चे बार बार देख रहे थे, पर वो कोशिश कर रहे थे चेहरा देखने की, पर उसे चेहरा दिखाई नहीं देता। आपको पता है शादी विवाह में टेंट का एक पंखा होता है, बहुत बड़ा पंखा, है ना, और कूलर, पंखे जो भी होते हैं, वो बहुत हवा फेंकता है। तो वो दुल्हन जो वधु जो है वो जा रही होती है, वो टेंट वाले पंखे से गुजरती है, तो वो जैसे ही गुजरती है उसके वो घूंघट वहां से पूरा ऐसे खुल जाता है, और वो फिर वो बच्चे जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं, देख लीजिए, देख लीजिए। हाँ, ठीक है ना। तो वो मुंह दिखाई जो होती है, वो बच्चों में एक बड़ा आश्चर्य का विषय बना रहता है कि आखिर ये नमूना कौन है, इसके पीछे पीछे लोग इतने भाग रहे। तो वधु आने पर सर्वाधिक उल्लास बच्चों में रहता है। आज की तारीख में तो बच्चे ही ज्यादा रहते हैं, मतलब रहता, बाकी तो सबको पता ही रहता है। तो कोई वधु की लाश नहीं है, ध्यान रखना। वधु के आने पर जो उल्लास होता है उसे क्या कहते हैं? वधुल्लास। इसी प्रकार ये देखिए, ये क्या है? चमुत्साह। क्या लिखा है? कोई समोसा नहीं है, ध्यान रखना। ये है चमू यानी सेना, और इधर आ गया उत्साह, यानी सेना जब कोई जंग जीत जाती है और उसमें जो उत्साह होता है उसे हम क्या कहते हैं? चमू उत्साह। चमू यानी होता है सेना, ठीक है। तो ऐसे कोई भी शब्द आ जाए, किसी भी तरीके का उदाहरण ले लिया जाए इसमें से,
कोई भी शब्द हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमें मात्रा पता होनी चाहिए। जैसे ये सिंधु उर्मी है, तो अब ये मान लीजिए परीक्षा में यूं आ गया, क्या आ गया, सिंधूर्मी। तो हमें पता होना चाहिए सिंधु में वो कैसा आता है, छोटा। सिंधु का अर्थ होता है समुद्र, उर्मी का अर्थ होता है लहर, अर्थात समुद्र की लहरें। या सिंधु एक नदी है जो पाकिस्तान में बहती है, उसकी भी लहरें हो सकती है। तो सिंधु दल उर्मी क्या बन गया, सिंधु उर्मी। इसी तरीके से हम बात करें, देखो ये एक शब्द आ रहा है भू। अब इसको किस तरीके से परीक्षा में पूछा जा सकता है, वो या ऐसे पूछा जा सकता है, और ये आ गया भूर्ध्व। तो हमें पता होना चाहिए इसमें मूल ध्वनि क्या है, भू, और इधर आ गया ऊर्ध्व। ऊर्ध्व का मतलब ऊंचा, और भू का अर्थ होता है पृथ्वी। पृथ्वी का ऊंचा भाग क्या कहलाता है, भूर्ध्व। ये ध्यान रखना, भूर्ध्व का मीनिंग होता है पृथ्वी का ऊंचाई वाला भाग क्या कहलाता है, भूर्ध्व। तो शब्दों को भी समझे, कोई सा भी शब्द आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। जैसे एक शब्द आ गया, ये ले लेते हैं, जो पहले पढ़ा है मैंने, और क्या आ गया ये, मंजूसा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया मंजू में ऊ की मात्रा कैसी आएगी, छोटी। ये आ गया मंजू। ठीक है, और इधर आ गया उषा। तो ऊ और ऊ मिलके क्या बनाएगा, बड़ा ऊ। अब ये उषा से संबंधित जब भी कोई शब्द पूछा जाए, तो इसका मतलब हमें मात्रा पता होनी चाहिए कौन से ऊ से ये प्रारंभ हो रहा है, छोटे ऊ से। तो हमें यहाँ लिख लेना है। इस तरीके से बड़े ऊ से जो भी शब्द बनते हैं, उनको आप अपने दिमाग में, कॉपी में उसको नोट करें, हाँ इससे ये शब्द बन सकता है। बस सारा खेल उसकी मात्रा पर ही। अगर हमने मात्रा सीख ली तो संधि में ये इसके जितने भी उदाहरण है उनसे संबंधित कोई भी शब्द बने, ये ध्यान रखना। जैसे और कोई ले लेते हैं, जिसमें से इसमें ये ले लेते हैं। जैसे ये आ गया, मान लीजिए परीक्षा में इस तरीके से, विद्युदय। क्या आ गया, विद्युदय। तो बताइए इसका संधि विच्छेद क्या होगा। बस करना कुछ भी नहीं है, एक तो लिखना विद्यु और प्लस क्या लिखोगे, उदय, और ये बनेगा विद्युदय। इसका अर्थ होता है चंद्रमा का उदय होना। और ये शब्द आपने शायद पहली बार सुना होगा बहुत सारों ने। तो विद्यु का मतलब क्या होता है, विद्यु का अर्थ होता है चंद्रमा, ध्यान रखना। और ये शब्द बहुत पहले आया हुआ है, पर आपने इतना ध्यान नहीं दिया। एक मूवी आई थी, आपको पता है, बाहुबली। हाँ, इस मूवी का डायरेक्टर कौन है, राजा मौली। नाम सुना, सुना आपने। एक मूवी आई अभी हाल फिलहाल, पुष्पा 2। इसके डायरेक्टर कौन है, सुकुमार। नाम सुना, सुना आपने, नहीं सुने। अच्छा, डायरेक्ट से मत पता नहीं, अपने अल्लू अर्जुन से मतलब। हाँ बस कोई बात नहीं। तो जैसे ये विदुर शब्द कहाँ आया वो बता रहा हूँ। एक बहुत पहले एक मूवी आई थी, मिशन कश्मीर। कौन सी मूवी आई थी, मिशन कश्मीर, जिसमें ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा होती है, और उस पर एक गाना भी फिल्माया गया है जो वहां की जम्मू कश्मीर की लोकल संस्कृति का है। जैसे हमारे यहाँ पर कालियो कूद पड़ियो मेला में, ऐसे बोलते नहीं बोलते हैं, है ना। तो वैसे वहां के जम्मू कश्मीर के कल्चर में, कश्मीरी कल्चर में एक फोक सॉन्ग है, लोकगीत जो चलता है, उसको हमारी हिंदी में लेकर के आए, उस मूवी में लेकर के आए। वो गाना आता है, बुम्बरो श्याम रंग बुम्बरो, सुना होगा आपने। हाँ, वो तो उस मूवी का जो डायरेक्टर है वो विधु विनोद चोपड़ा है। कौन है वो, विधु विनोद चोपड़ा। जैसे लगान मूवी के डायरेक्टर हैं आशुतोष गोवारीकर, पता हो आपको। वैसे उस मूवी का डायरेक्टर है। तो कोई कोई शब्द हमारे सामने आता है, पर हम कभी उसको फोकस कर नहीं पाते। खैर चलिए, तो फिलहाल अभी इसके उदाहरण लिख लीजिए और एक कॉपी दे दीजिए, मैं पेपर बना लेता हूं, एक टेस्ट। अब इसके बाद आपका टेस्ट लूंगा मैं दीर्घ संधि का। एक कॉपी दे दो बेटा, एक कॉपी दे दो कोई। पहले ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के सारे वर्ण लिख लीजिए, शब्द लिख लो।
नेक्स्ट ले ले। लिख ले। वापस देख लो।
लिख लिया? नेक्स्ट ले ले। यस सर। लिखा? लिख लिया? नेक्स्ट आगे ले। कोई है? एक ये बस बचा है खाली, मंजूषा, मंजू धनुषा मंजूषा। चलिए अब आ जाइए अपनी कॉपी के लास्ट वाले पन्ने पे। मैंने पेपर बना लिया है, देखते हैं दीर्घ संधि का टेस्ट ले लेते। हो गया? सबने लिख लिया? ओके, अपनी कॉपी के लास्ट पन्ने पे आ जाओ फटाफट। और मैं जो शब्द लिख रहा हूं इनका संधि विच्छेद करिए। देख, आपकी कॉपी चेक करूंगा मैं। पहले इन सभी शब्दों को लिख लीजिए एक बार, और भी शब्द है अभी। क्या हो गया? बेहोश हो गए? क्या हो गया? कासामृत। लिख लिया? कोई नहीं, जिन्होंने नहीं लिखा है वो वापस बैक लाऊंगा मैं। ठीक है, कुछ और शब्द है। हाँ, कुछ और शब्द है, वो भी लिख लीजिए।
चलिए कर लीजिए इनका संधि विच्छेद। बाकी रह गए कोई इसमें लिख बाकी है? शब्द लिख लो फटाफट। पेन चलाना है, मुंडा नहीं। पूर्वानुमान में इसकी संधि क्या होती है भाई सोनू जी? ये पूर्वानुमान लिखा गलत है आपने। इसका सही रूप तो मैं लिख देता हूं, ऐसे होगा। पूर्वानुमान और इसका संधि विच्छेद होता है पूर्व धन अनुमान। ये होता है पूर्वानुमान। दैत्यारी दैत्य प्लस अरि। राहुल जी संधि विच्छेद तो होगा दैत्य धन अरि दैत्यारी, दैत्य के जो शत्रु है। करिए इनको देख सोल्व, मैं चेक करता हूँ। हाँ देख लो वापस इधर, चलो देख लो। हो गया।
सर वो वाली पढ़। शाबाश। अभी क्या गलत हो? काफी सारे गलत हो गए, इसको चेक। हाँ। पहले पढ़े। वेरी गुड, काफी सुधार हो गया है, बहुत अच्छा, शाबाश। शाबाश, अच्छा प्रयास, बहुत बढ़िया। शाबाश, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास है। बताइए, पीछे वाले बच्चे पढ़ते थे यार। ये यहाँ मात्रा कैसी है, छोटी कि बड़ी? बड़ी, हाँ। यहाँ फिर ऐसी बड़ी छोटी क्यों लिखी? बाकी ठीक है, सही है, शाबाश, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास है। आप बताएं। प्रयास तो अच्छा किया है। अच्छा ये बताओ, ये जब मैंने पढ़ा है उसमें थे ये दोनों शब्द? ये इनको वापस चेक करो, देखो अपनी कॉपी में मैंने कहा क्या लिखवाया है। सही है, चलो, बहुत अच्छा प्रयास। हाँ, इधर लाओ। हाँ, छठी शादी के बच्चे। हाँ बच्चों, हाँ बेटा, तुम्हारे लाओ, दिखाओ कॉपी, दिखाओ कहाँ है, क्या लिख रहे? शाबाश। अभी पढ़ा है, मेन मात्रा का ही है सारा खेल, ठीक है, बाकी सब ठीक है। लाओ। हाँ, होंगे, कोई बात नहीं, गलती करेंगे तभी तो हम सीखेंगे। शाबाश अंकित जी, क्या बात है, घर जाके पढ़ाई करते हो? गुड, कोई बात नहीं, नहीं आएंगे हम, है ना। चलिए मैं सोल्व करूं अब। ओके, चलिए, आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया है। ओके, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रदर्शन है आपका। अब पूरा ध्यान उत्तर इसकी तरफ रखना, क्योंकि आप लोगों की कॉपियां मैं देख करके आया हूं, और क्या क्या गलतियां हुई है वो सार्वजनिक भी होगी। तो थोड़ा आप यहाँ देखिए कि आपने गलती की है, और संधि में कहाँ गलती की संभावना बढ़ रही है हमारी, उसे हम कम करें। सबसे पहले शब्द पर आए, क्या लिखा है? मुक्तावली। ये बहुत कॉमन है, जनरली सबने ये राइट ही किया। मुझे पूरा अच्छा लगा कि चलो शुरुआत आपकी सबकी, अवली भी लिख सकते हो और आवली भी लिख सकते हो। जिसने आवली लिखा वो भी सही है, अवली लिखो या आवली। किसने लिखा? हाँ, ये किसने लिखा? आवली नहीं, दोनों मान्य है। मुक्त प्लस अवली किसने लिखा? गलत। मुक्त प्लस आवली किसने लिखा है? गलत। अब देखिए, अब आप थोड़ी देर रुक जाओ, अब गलती क्या हुई है वो बता रहा हूं। देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ। आपने अगर मुक्त प्लस अवली लिखा है, चाहे मुक्त प्लस आवली लिखा है, आप ये सोच रहे होंगे कि नहीं, यहां अवली और आवली का मसला है। आवली और अवली का मसला नहीं है, बात है मुक्तावली शब्द का अर्थ। मुक्तावली शब्द का मीनिंग क्या है ये नहीं पता हमें। हाँ, और मोतियों की माला मुक्तावली का मतलब, तो फिर यहां मूल शब्द क्या आएगा? मुक्ता, और इधर आएगा अवली या फिर आवली, दोनों सही है। अरे मुक्ता यानी मोती, और अवली यानी पंक्ति, मोतियों की माला, मोतियों का क्रम। अब आप देख लीजिए, आपने मुक्त प्लस अवली कर लिया। अवली यानी पंक्ति, मुक्त यानी खुली, अर्थात जो पंक्ति खुली हो वो मोतियों की माला बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। तो इसलिए ये सही होगा, मुक्ता प्लस अवली। किसने लिखा ये? शाबाश, 2-4 जनों ने लिखा, और वो भी कुछ पढ़े, अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तो अब गलती नहीं होनी चाहिए। फिर आ रहा मुक्ताकाश। अब देखिए, मैंने दोनों एक जैसे शब्द इसलिए दिए हैं कि कब संधि विच्छेद मुक्ता से करना और कब मुक्त से करना है, ये अर्थ बताएगा।
मुक्ताकाश का मीनिंग होता है खुला आकाश, तो इसलिए इसका सही संधि विच्छेद होगा मुक्त घन आकाश। ये किस किस ने लिखा है? सही है, अब सही है। अब आप समझे इस चीज को कि एक ही प्रकार की ध्वनि मुक्ता मुक्ता, लेकिन दोनों का संधि विच्छेद सेम है क्या? नहीं। एक मुक्ता यानी मोती, बचपन का वो श्लोक याद करो कक्षा 6 का, शैले शैले माणिक्यम न मौक्तिकम न गजे गजे साधवन सर्वत्र चंदनम वने वने। मौक्तिक यानी मोती, तो मुक्ता होगा। अगला आएगा कारावास। ये तो लगभग सबने सही कर दिया है, इसमें तो कोई ज्यादा पूछने जैसा है नहीं। कार धन आवास और आ मिलके क्या बनाएगा? आ, ये बनेगा कारावास। किस किसने लिखा है? गलत। अच्छा, कारावास का मीनिंग पढ़ो। कार धन आवास, ऐसा आवाज जिसमें कार रहती हो। थोड़ा दिमाग लगाओ। कारावास का मतलब होता है बंदी गृह, जेल, और इसका सही संधि विच्छेद होगा और वो काराधन आवास। अब ये क्या है कारा, इसको समझ लेते हैं थोड़ा। गलती कर रहे हो आप, ये आएगा कारा और आवास। मैं दावे के साथ कहूं, अगर ये शब्द नहीं पढ़ा था और अगर आपके कृषि पर्यवेक्षक का पेपर होता और प्रश्न यही पूछते कि कारावास का संधि विच्छेद क्या है, पहला ऑप्शन होता कार धन आवास। परंतु ध्यान रखना 3 नंबर। अब टेम्पो नहीं, अब बस में जाएंगे, ठीक है? टेम्पो पंचर हो गयो। कारावास, कारा का मीनिंग होता बंधन, याद रखना। कारा यानी बंधन। याद करो रामायण का वो प्रसंग जब भगवान राम उस सोने के मृग के पीछे भागते हैं, तब लक्ष्मण को कह के जाते हैं कि भाई अपने सीता मैया का ध्यान रखना। तो फिर भगवान राम के चिल्लाने की आवाज जब आती है तो लक्ष्मण को लगता है भैया कहीं संकट में, तो वो एक कारा खींचते हैं जिसको लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। उसको कारा बोलते बंधन। उसको पार करना किसी के बस की बात नहीं थी, रावण भी पार नहीं कर सकता था ये बंधन। अब आप सोचिए, जहां बिजली के तार हो, सलाखें हो, ऐसा बंधन से बंधा हुआ आवास क्या कहलाता है? कारावास, जिसे बंदी गृह, जिसे जेल कहा जाता है। इसी तरीके से मिलता जुलता एक और शब्द है कारागार। इसमें भी बहुत सारों ने कार प्लस आगार किया है, मैंने कॉपी चेक किए। कार प्लस आगार नहीं होता, काराधन आगार। तो यहां संधि विच्छेद होगा कारा और इधर आ जाएगा आगार। अब आगार का मीनिंग समझ लीजिए। आगार का मीनिंग होता है स्थान। आगार का मीनिंग क्या होता है? स्थान। यह बात समझ में आ गई? ओके। अब देखिए, एक शब्द ऐसा दिया मैंने, बहुत अच्छा शब्द है, और वो है कुशासन। ये एक ऐसा शब्द है जो संधि का भी उदाहरण है और संयोग का भी उदाहरण है। अब आप सोचिए संयोग कैसे, पहले संयोग को समझ। देखिए, इसमें कु एक उपसर्ग है और शासन एक मूल शब्द है। जैसे पुत्र में सु उपसर्ग लगाओ, क्या बनता है? सुपुत्र बनता है। और कु उपसर्ग लगेगा पुत्र में तो क्या बनेगा? कुपुत्र। रंग में कु लगेगा तो कुरंग। ठीक है ना? तो इसका मतलब कु एक उपसर्ग है और यहां आपसे संधि पूछी गई है तो इसका संधि विच्छेद भी होगा, परंतु उसका अर्थ अलग निकलेगा। अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो कूधन शासन जिसने भी किया है, कॉपी चेक करना, मैंने देखिए, उसका उत्तर गलत है। नंबर 1, ये एक ऐसा शब्द है जिसमें संधि और उपसर्ग दोनों है, पर पहले हम बात करते हैं उपसर्ग को लेकर के। ऐसा शासन जहां बिजली की व्यवस्था नहीं हो, पानी की व्यवस्था नहीं हो, लोगों को रोजगार नहीं मिलता हो, चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो, ऐसा शासन क्या अच्छा शासन कहलाता है? नहीं, वो कुशासन कहलाता है। ठीक है, ये उस शब्द का मीनिंग हुआ। लेकिन हम संधि की बात कर रहे हैं तो यहां इसका अर्थ अलग है और वो बनेगा कुश धन आसन। कुश एक प्रकार की घास होती है, ध्यान रखना। रामायण में लव और कुश का नाम सुना होगा। लव और कुश का नाम सुना? ठीक है ना? वाल्मीकि आश्रम में जब वो सीता मैया उन बालकों को लेके जाती है और
और घास के तिनके से उनका नामकरण होता है। लव और कुश नाम रखा जाता है। कुश एक प्रकार की घास है। देख लीजिए, इस शब्द का मीनिंग समझा रहा हूं। कुश जो घास है उसकी विशेषता बता रहा हूं। वो कम से कम 5 और से 6 फीट लंबी होती है, यानी मेरे बराबर मान के चलिए, इतनी लंबी घास होती है। और उस घास की विशेषता यह है कि उसका अगला भाग तीखा, पैना और नुकीला होता है। इसलिए कभी कभी आपने सुना होगा किसी व्यक्ति के लिए कहा जाता है कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि बालक। कुशाग्र बुद्धि शब्द कैसे बना है उसको समझते हैं। देखो, यह है कुश एक प्रकार की घास, और अग्र का मतलब होता है आगे, और अ मिलके क्या बनेगा, आ, और ये बनेगा कुशाग्र। अर्थात जिसकी बुद्धि उस कुशा घास के समान तीखी, नुकीली और अग्र भाग की तरफ पैनी हो, उस व्यक्ति के लिए शब्द काम में लिया जाता है कुशाग्र बुद्धि। यानी बुद्धि की बात की जा रही है। उसकी बुद्धि कैसी है, उस कुशा के घास के अग्र तिनके के समान। तो कुश एक प्रकार की घास है। पंडित लोग जब पूजा पाठ, हवन इत्यादि करते हैं तो एक आसन बना हुआ था घास का, उसको कहते हैं कुश नाम का आसन। तो कुश धन आसन क्या बन गया, कुशासन। अगर संधि विच्छेद से ये पूछा गया है तो इसका अर्थ होता है कुशा नामक घास से बना हुआ आसन क्या कहलाता है, कुशासन। जो शासन खराब है, ऐसी स्थिति में कु उसमें क्या निकलेगा, उपसर्ग निकलेगा। ये हो सकता है पेपर सेटर आपको प्रश्न यूं पूछ दे, कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें संधि और संयोग दोनों है, तो ये राइट होगा। बात समझ में आ गई। हो सकता है मैं ये अगर कह रहा हूं तो आपके टेस्ट में भी आ जाए। अगला देखिए, क्या शब्द आ रहा है, अरावली। अरावली शब्द बनेगा अर प्लस अवली से, अर प्लस अवली। अब इसको भी समझ लीजिए। जो आप ये अवली है, इसको थोड़ा समझा देता हूं। हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं और अरावली शब्द की अगर महिमा नहीं पढ़े तो बेमानी सा लगता है। अरावली शब्द जैसे ही आता है हमारे सामने एक बिंब बनता है कि गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से लगा करके दिल्ली तक जो पर्वत श्रृंखला है वो हमारी अरावली पर्वतमाला है। अरावली तक जब भी आता हम यही समझते हैं और यही सुनते आए। ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, सबसे कम ऊंचाई वाली शेर, जरगा, रघुनाथगढ़, ऐसे आपने पढ़े होंगे, गुरु शिखर वगैरह, जो भी, वो सब अरावली का कंसेप्ट अलग है जो पढ़ाया जाता है। लेकिन जो अरावली शब्द का अर्थ है वो क्या, वो शब्द हम लोगों ने दिया, हमने राजस्थान वालों ने दिया, यूं कह सकते हो आप। ठीक है, देखिए, इसको समझने से पहले मैं यहां आता हूं। ये बैलगाड़ी का पहिया आप लोगों ने देखा होगा। बैलगाड़ी के पहिए के अंदर आपने इस तरीके की लकड़ी की वो लगा रखी होती है ना, उसको राजस्थानी में अर कहा जाता है। याद रखना, जैसे साइकिल की ताड़ियां नहीं होती ना मोटरसाइकिल पहिए में, वैसे ये बैलगाड़ी का पहिया, और बैलगाड़ी के पहिए में जो लकड़ी की जो कोर ऐसी बनाई जाती है दोनों को जोड़ने के लिए, उसे अर कहा जाता। अर राजस्थानी भाषा का शब्द है, ध्यान रखना। हमने दिया है अरावली पर्वतमाला शब्द हमारे यहीं से पनपा हुआ है, तो अर है। अब देखिए, अर की पंक्ति देखो, ये एक अर, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। तो हमारी अरावली पर्वतमाला यूं है, ये एक अर, ये दूसरी अर, ये तीसरी अर, ये चौथी अर। इस तरीके से हमारी अरावली पर्वतमाला बनी हुई है, चढ़ती है फिर उतरती है, चढ़ती है और उतरती है। अर का एक क्रम है। तो अरावली शब्द का जन्म इस तरीके से हुआ। अर प्लस अवली से क्या बन गया, अरावली। ठीक है, जनार्दन, और ये शब्द ये है जन, और इधर आएगा अर्दन। देखिए, ये बहुत अच्छा शब्द है लेकिन हम इसका अर्थ नहीं जानते। जन कहते हैं लोगों को, और अर्दन कहते हैं पीड़ा। लोगों की पीड़ा के समय पैदा होने वाला या पीड़ा को हरने वाला, एक ही बात है। और अ मिलके क्या बनेगा, आ, जनार्दन। जनार्दन कहा जाता है भगवान विष्णु को। भगवान को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, जब व्यक्ति कष्ट में होता है, तकलीफ में होता है ना, तब उसके मुंह से सदैव ईश्वर का नाम निकलता है। याद रखना, यानी लोगों की पीड़ा को हरने वाला जनार्दन कहा जाता। अर्दन यानी पीड़ा, किसकी पीड़ा, लोगों की। किसी के पेट में भयंकर दर्द हो रहा है या सर में भयंकर दर्द होता है, तो वो क्या कहता है, हे भगवान, ऐसे कहता है, हे राक्षस, पेट में दुख रहा है। कभी यूं कहता है क्या, नहीं कहता। अर्दन भगवान के लिए प्रयुक्त होता है, ध्यान रखना। अर्दन यानी पीड़ा। अगला बहुउद्देश्य। एक बार एक लड़के से पूछा मैंने, बहुउद्देश्य का मतलब क्या होता है, कि रोज नई नई बहुएं लाओ, हमारा उद्देश्य। हाँ, मैंने कहा बेंडा वो बहू नहीं है, ये बहू अलग है। ठीक है ना। तो
ऊ और ऊ मिलके बनेगा बड़ा ऊ, और ये बनेगा बहुउद्देश्य। अर्थात इसका मीनिंग हुआ बहुत है जिसके उद्देश्य। ये जैसे हमारे यहाँ नदी घाटी परियोजनाएं होती है बहुउद्देश्य, जैसे बाकड़ा नांगल डैम, हीराकुंड डैम माही नदी पर बना हुआ, महानदी पर बना हुआ, तो आपको पता है वहां से बिजली प्राप्त हो जाती है, हमें सिंचाई के लिए जल प्राप्त हो जाता है, पीने के लिए जल प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी योजनाएं जो बहुत सारे उद्देश्य को लेकर के चलती हो उसे कहते हैं बहुउद्देश्य योजनाएं। तो बहुत है उद्देश्य, ऊ और ऊ मिलके क्या बनेगा, बड़ा। अगला देखो, मही धन ईश, ये बनेगा महेश। क्या बनेगा, महेश। किस किसने लिखा, हाथ खड़ा करें। गलत। कैसे बनेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। अरे ये गुण संधि कहां से आ गई। हाँ, पर ये हमारा माइंड सेट है, जिस मैंने कॉपियों में देखा, ईमानदारी से बताया, पीछे भी कॉपी में देख करके आया हो। लिखा ना महेश, हाँ गुड, लिखा, मुझे पता। अभी इधर इधर दिमाग लगाओ, ई और ई मिलके क्या बनेगा, बड़ी, और ये बनेगा महिष। अब इसका मतलब भी समझ लो। ये तो ठीक है, मैंने पढ़ा लिया। मान लीजिए परीक्षा में यही आ जाता, वो ये आता इस तरीके से, मही धन ईश बराबर महेश, और प्रश्न ये होता कौन सा संधि विच्छेद सही किया हुआ है, पहला ठोको। हाँ, मही धन ईश महेश, भाटा सही है। नहीं है। देखिए, मही यानी पृथ्वी, ईश यानी स्वामी। पृथ्वी का स्वामी कौन होता है, राजा। राजा को कहा गया था, ये ध्यान रखना। सौभाग्याकांक्षिणी, ये पढ़ा है मैंने, सौभाग्याकांक्षिणी। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझ लीजिए, कितना अच्छा शब्द है पर है बड़ा खतरनाक। ठीक है ना। आप लोगों ने कभी इनविटेशन कार्ड देखा हो, कंकोपत्री शादी की, उसमें ऐसा लिखा रहता है कई बार, सो का, रमीला, प्रमिला, अंजलि, ऐसा कुछ होता। ये क्या है, ये बहुत सौ को पता भी नहीं है। ये इसका मीनिंग क्या है, सौभाग्य की कामना रखने वाली अंजलि की शादी में पधारो। अर्थात पति की कामना रखने वाली अंजलि की शादी में आपको आना है आशीर्वाद देने के लिए, इसका मीनिंग है। तो अब यहां पर ये शब्द है सौभाग्य धन आकांक्षिणी, तो यहां मूल जो शब्द है सौभाग्य, ये प्रत्यय में पढ़ाऊंगा मैं आगे, यह सौभाग्य, और इधर आ जाएगा आकांक्षिणी, अर्थात सौभाग्य की कामना रखने वाली। ये ध्यान रखना, उसको कहते हैं सौभाग्याकांक्षिणी। अगला देखो, द्राक्षासव, ये है द्राक्ष। पहले मीनिंग समझ लो। द्राक्ष कहते हैं किशमिश, दाख को, किशमिश को, एक दाख है, और ये है बहुवचन रूप, द्राक्षा यानी बहुत सारी किशमिश। और आसव का मीनिंग होता है रस, अर्थात दाखों का रस, इसका मीनिंग है। दाखों का रस क्या कहलाता है, द्राक्षासव। ये आयुर्वेद में दवाइयों के रूप में ज्यादातर जितनी भी दवाइयां बनती उनके पीछे आसव लगा रहता है, ध्यान रखना। ठीक है। फणीश्वर, ये है फणी, फण नहीं, फणी यानी नाग, और ईश्वर, ईश्वर यानी स्वामी, नागों का स्वामी, नागों का अधिपति शेषनाग, फणीश्वर कहते हैं। और जो कक्षा 12 में हाल फिलहाल पढ़ के आए होंगे तो उनको पता होगा, फणीश्वरनाथ रेणु, पहलवान की ढोलक, एक चैप्टर है, और आंचलिक उपन्यासकार है मेला आंचल, उनका बहुत फेमस 1954 में लिखा गया एक उपन्यास भी है, फणीश्वर, ध्यान रखना। अगला देखो, पंचायत, ये है पंच, और इधर आगा आयत, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे गणित की भाषा में क्या कहते हैं, आयत। लेकिन ये उस आयत की बात नहीं कर रहा हूं। आयत का मीनिंग होता है ऐसा, पर आयत का मतलब स्थान से, ऐसा स्थान जहां 5 लोग बैठ करके किसी मसले मुद्दे का निर्णय लेते हो, उसे हम क्या कहते हैं, पंचायत। ध्यान रखना। तो आयत के मीनिंग 2 हो गए। हिंदी में आयत का मतलब है स्थान, और आयत गणित की भाषा में क्या हो गया, एक आकृति है, ठीक है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, 90 डिग्री का, वो अलग है, ये अलग है। अगला है वारिश, तो ध्यान रखना, ये है वारी, जल, नीर, वारी, तोय, अंबु, सलिल, पन, आप, पानी का पर्यायवाची होता है वारी। और इधर आ रहा है ईश, ये ई और ई मिलके बन गए बड़ी। वारी, बारिश का अर्थ है समुद्र, दुनिया की सभी नदियों का जल समुद्र में समाहित होता है, इसलिए उसे कहा गया ये सारा। ठीक है, बारिश कहते हैं उसे।
अगला है कासामृत। अब ये चक्कर पड़ गया, इसमें कास, हमें काश का मीनिंग पता हो। देखो एक शब्द ये होता है काश, और एक ये होता है कास। कौन सा सही है? दोनों सही है, पर दोनों के मीनिंग अलग है, ठीक है ना। ये वो काश है जो आप कहते हो, काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ न होती जीने में, है ना। वो ये काश है, ठीक है ना, ये वो काश है, काश, ठीक है ना। और ये काश का मतलब है खांसी। काश का मतलब क्या है? खांसी। और जब खांसी हो जाती है, उसकी जो दवाई बनाई जाती है उसको कहते हैं कासामृत। जैसे कोरेक्स, बेनाल्ड्रिन वगैरह। तो कास धन अमृत, ये ध्यान रखना। इतनी बारीकी से एक एक शब्द बता रहा हूं। कास कहते हैं खांसी को, और खांसी की दवाई क्या कहलाती है? कासामृत। अगला है कामायनी। यह है काम धन अयनी। कामायनी काम की पुत्री है, और ये रचना है जयशंकर प्रसाद की, छायावाद के कवि रहे हुए हैं, उनकी रचना का भी नाम है कामायनी, काम प्लस अयनी। नेक्स्ट, अगला है भूपरी। भूपरी का अर्थ है भूमि के ऊपर का हिस्सा, भू प्लस ऊपरी, और ऊपरी में ऊ छोटा आएगा, ऊ और मिलके बड़ा ऊ। महती इच्छा, ये आ जाएगा महती, और इधर आ जाएगा इच्छा, ई और मिलके बड़ी। अगला है अभी, मैंने पढ़ा चुका हूं अभी, और इधर आ जाएगा इष्ट। पढ़ाने के बावजूद भी है ना, मात्रा गलती कर ली आप लोगों ने, ई छोटा आएगा। अभीप्सा, अभीप्सा में अभी की मात्रा छोटी, और ईप्सा में ई कैसी आएगी? बड़ी, ठीक है। और गिरी, गिरी में री छोटी आती, गिरी यानी पर्वत, इसका मतलब स्वामी गिरीश। और हरिधन ईश से क्या बनेगा? हरीश, ई, दोनों इधर ई छोटी इधर बड़ी। अगला चमु उत्तम, चमु यानी सेना, और उत्तम जो सेना सबसे उत्तम हो उसे क्या कहेंगे? चमोत्तम, सेना जो उत्तम हो। साष्टांग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए ये है स, और ये अष्ट, और ये अंग। पहले समझिए इसको, और अ मिलेंगे तो क्या बनेगा? आ, और ये बनेगा अष्टांग। क्या बनेगा? अष्टांग। फिर इसमें स और लगाओगे तो क्या बन जाएगा? साष्टांग। और ये आपने शब्द सुना होगा साष्टांग दंडवत प्रणाम। प्रणाम करने के 8 तरीके होते हैं, उन 8 तरीकों से जो प्रणाम किया जाता है उसे कहते हैं साष्टांग दंडवत प्रणाम। और सधन अष्टधन अंग, यानी 8 अंगों के साथ प्रणाम करना क्या कहलाता है? साष्टांग। ये ध्यान। नीतीश, ये नीति, ती छोटी, और ईश इधर आ जाएगा, ई और ई मिलके क्या बनेगा? बड़ा। क्लियर? सब लोग क्लियर कर दिया होगा? ओके, ये आपके दीर्घ संधि का हो गया टेस्ट। अब हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में कल।